अस्सलाम वालेकुम गाइस। इनकम टैक्स के सीरीज़ में सेकेंड चैप्टर आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्सेसी पढ़ेंगे। आपको फर्स्ट लेसन होना बोले तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो पे आइए तो समझ में अच्छा तरीके से आएगा। फर्स्ट हम रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंशियल स्टेटस वो क्या देखेंगे, फर्स्ट क्या क्या उसका मतलब क्या देख लेंगे। फर्स्ट है रेसिडेंट मीन्स लिविंग प्लेस और ड्यूरिंग प्लेस। रेसिडेंटल मीन्स वेदर द एसेसी इज लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड। मतलब अब देखो रेसिडेंटल बोले तो जस्ट लिविंग प्लेस, वही मतलब एसेसी इंडिया में है कि नहीं की, द होम कंट्री में रहा कि नहीं की, मतलब इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया में है कि, वो समझने वास्ते रेसिडेंटल स्टेटस बोलते हैं उसका मीनिंग। वही सेकेंड उसके एग्जांपल देते हैं, समझ हो ये An Indian who is citizen of Indian can be a non-resident for the income tax purpose। अब देखो जो इंसान सिटीजन ऑफ द इंडिया था तो समटाइम्स वो रेजिडेंटल नहीं होता। क्यों बोले तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर था, उन्हें हमारे इंडिया में रहे तो उसे रेजिडेंटल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेजिडेंटल उसके ऊपर टैक्स लेवल कर सकते हैं। वही उन्हें इंडिया का सिटीजन को बट आउट ऑफ कंट्री में लिविंग रहा बोले तो उसे रेजिडेंटल नहीं बोलते। और वही वेयर द कैनेडन हु इज़ द सिटीजन ऑफ कनाडा कैन बी रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर द पर्पस। अब देखो कनाडा का सिटीजन रहता उन्हें इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है। किस तरह बोले तो उन्हें उसका कंपनी हमारे इंडिया में आता नहीं, वो तो उन्हें खुद हमारे देश में 182 डेज और 60 डेज रहता ना, तब वो हमारे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स वो रेजिडेंटल बन जाता है इनकम टैक्स के इसमें। वही यहाँ तुम्हारे को फर्स्ट ये समझना बोले तो फर्स्ट रेसिडेंट क्या होता है और सिटीजनशिप क्या होता है उसका डिफरेंस देख लेंगे। फर्स्ट यूज्ड ओनली फॉर डिसाइडिंग द टैक्स लायबिलिटी, द सिटीजनशिप विच इज ब्रॉड टर्म्स एंड डिसाइडेड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो रेसिडेंट स्टेटस है, कुछ रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, उसके ऊपर रेसिडेंट स्टेटस बनता उन्हें। वही सिटीजनशिप बाय बर्थ रेसिडेंटशिप के राइट्स उसे मिले रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स रहते हैं हर एक इंसान के अपने कंट्री में। वही रेसिडेंटल स्टेटस में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, सिटीजनशिप डजंट चेंज एवरी ईयर। देखो रेसिडेंटल स्टेटस में चेंज द एवर फ्रॉम एवरीवेयर। अब देखो फॉर फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब ये रेसिडेंट स्टेटस साल भर साल चेंज हो सकते हैं, बट वही सिटीजनशिप नहीं चेंज हो सकते। एक एक जो जहाँ में तुम्हें पैदा भी है तो वही तुम्हारा सिटीजनशिप होता, वही तुम्हारी कंट्री होती। एंड एसएससी बीइंग ए रेसिडेंट ऑफ ए इंडियन मे नॉट बी ए सिटीजन ऑफ द इंडियन। अब देखो जो इंसान तुम्हारे देश में रेसिडेंट बना रहता वो सिटीजनशिप होना नहीं होना डिसाइड नहीं हो सकता, हो सकता भी नहीं हो सकता रेसिडेंटशिप का, बट उन्हें दूसरे देश से आया रहा बोले तो एक पर्टिकुलर डेट रहते रहा बोले तो उनसे रेसिडेंट स्टेटस के बोलते हैं, उसे इनकम टैक्स में एसएससी बोलते हैं। वही सिटीजनशिप ऑफ ए इंडियन मे नॉट बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडियन इन इंडिया। दो डिफरेंस आपने यहाँ ही देख लिया तो समझ में आया वो, मैं समझता हूँ तुम्हारे को पूरा लेसन देख लेंगे उसमें इंडिविजुअली। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एसएससी आर डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस। 3 टाइप में क्लास में डिवाइडेड होता रेसिडेंटल। किस तरह हो तो रेसिडेंट इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फर्स्ट हम रेसिडेंट इन इंडिया देख लेंगे। The person who satisfy the any one basic conditions and both conditions such person are called a resident in India। अरे वाह, अब बोलते तुम्हें भाई इसमें बेसिक कंडीशंस एडिशनल कंडीशंस कहाँ से आया? रुको भाई, सेकंड है बेसिक कंडीशंस। वो दो बेसिक कंडीशंस में 2 टाइप रहते हैं और वही सब्सिक्वेंट कंडीशंस एंड अदर कंडीशंस बोलते हैं, उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, 2 कंडीशंस रहते हैं, वो देख लेंगे। तो तभी तुम्हारे को ये रेसिडेंटल देखो, द पर्सन हु सेटिस्फाई द एनी वन बेसिक कंडीशंस एंड बोथ एडिशनल कंडीशन सच पर्सन कॉल्ड द रेसिडेंटल स्टेटस। जो इंसान फर्स्ट बेसिक कंडीशन में एनी वन सेटिस्फाई करके वही सब्सिक्वेंट कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में सिर्फ एक बोथ को सेटिस्फाई करने के बाद वो उसे रेसिडेंटल स्टेटस बोलते हैं। अब देखो बेसिक कंडीशन क्या है देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंडीशन में फर्स्ट ही और शी हैज बीन ए इंडियन फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो इंसान रेसिडेंट बनना बने तो उन्हें लास्ट ईयर के 182 डेज रहना प्रीवियस ईयर। अब 2020-21 चल रहा,
तो उसके पीछे के ईयर में उन्हें 182 डेज रहना, नियर टू 6 मंथ उन्हें हमारे इंडिया में रहा बोले तो उसे रेसिडेंट स्टेटस का मिलता। वही सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन सेकंड है, he or she has been in India 360 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. The resident in India at least 60 days or more during the previous year. और देखो 182 डेज नहीं रहा बोले तो भी जो इंसान वो इंसान को 60 डे प्रीवियस ईयर के रहना, प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो रहना, नहीं तो 365 डेज प्रीवियस 4 ईयर के प्रीवियस पिछले 4 साल के अंदर ही 4 साल के अंदर उन्हें वो इंसान 365 दिन रहना पड़ता इंडिया में, तभी उसे रेसिडेंटली ऑफ इंडियन बोलते हैं। और वही एडिशनल सब्सिक्वेंट कंडीशंस देख लेंगे। फर्स्ट एडिशनल सब्सिक्वेंट कंडीशन में फर्स्ट वन, he or she has been an Indian at least any 2 years out of the 10 previous years preceding the relevant previous year। ये बेसिक कंडीशन में हुआ। ये सेकेंड एडिशनल कंडीशन में वो जो इंसान को 2 साल 10 साल के अंदर रहना पड़ता है इंडिया में, 10 साल में पिछले 10 साल के अंदर 2 साल उन्हें इंडिया में रहना पड़ता, तभी उसे सब्सिक्वेंट कंडीशन फॉलो कर सेटिस्फैक्शन करने लायक बनता। फॉर एग्जांपल यहाँ दी हूँ देखो 2006 से 7 से 2015-16 तक 10 साल में इन्हें 2006 से 7 तक रहते, नहीं बोल 2010-11 रहते, बट 2 साल रहना पड़ता उन्हें इंडिया में, तभी उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलता। अदर कंडीशन में सेकंड पॉइंट, he or she has been Indian at least 730 days or more in all the during 7-year previous year immediately preceding the relevant years says 2016 to 2017। देखो अब तो लास्ट पड़ेगी हमें, लास्ट पड़ेगी 2 साल 10 साल के अंदर रहना पड़ता, वही वो नहीं हुआ बोले तो भी 730 डेज प्रीसीडिंग ईयर के 7 साल में रहना पड़ता। लास्ट 7 साल के अंदर 730 दिन वो इंडिया में रहा बोले तो उसे रेसिडेंट इंडिया का टाइटल मिलता। यहाँ है देखो प्रीवियस ईयर 730 डेज और बाय 7, ये याद रखना तो तुम्हारे जल्दी याद रहता है कंडीशंस। मैं सामने से कहा तुम्हारा कंडीशन कैसे याद रखना बोल को। और फर्स्ट रेसिडेंटल इन इंडिया देंगे, सेकेंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट देंगे। सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 6 the person who satisfy any one basic conditions but doesn't satisfy additional such persons are not ordinary resident। मतलब जो इंसान बेसिक कंडीशन को एनी बेसिक वन कंडीशन को सेटिस्फाई करा, बट वही इंसान को एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फैक्शन करने में ना सका सेटिस्फैक्शन कर ना सका, तो उसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉरेन कंपनीज को ले सकते हैं। वही सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है कि नॉन रेसिडेंट सेक्शन अंडर सेक्शन 230 द पर्सन हु डजंट सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन, उसे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता फर्स्ट, बाद में से उन्हें बहुत कंडीशन सेटिस्फाई करें थे ना करें थे। तो इसका मतलब है वहाँ जो इंसान बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करा सका तो उसे नॉन रेसिडेंट स्टेटस का टाइटल मिलता। और मेन इंपॉर्टेंट बात ना तुम्हारे रेसिडेंटल कंडीशंस याद रखना बोले तो फर्स्ट यहाँ है देखो देख लो रेसिडेंट स्टेटस एनी वन बोथ टू, वही नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में एनी वन और नील को सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकता उन्हें सेकंड कंडीशन को। वही नॉन रेसिडेंट में फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सका तो उन्हें ये सब्सिक्वेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद भी वेस्ट होता। तो यहीं समझ लिए 1 2 1 0 0 0 1 2 1 नील नील नील। ओके, अभी तक तो हमें इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, अब वही रेसिडेंट स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या निर्णय होता बोले तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है तो HUF को इफ़ द बिजनेस इज ओनली और पार्टली कंट्रोल मैनेज्ड इन इंडिया, पूरा अनडिवाइडेड फैमिली का पूरा कंपनी और आप कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रहा बोले तो उसे बेसिक कंडीशन फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो होता करना पड़ता उसे।
होली आर पार्टली कंट्रोल मैनेज इन इंडिया, इंडिया से कंट्रोल करना पड़ता पूरा पूरा या पार्टली। वही सब्सिक्वेंट कंडीशंस में कर्ता बोलते हैं। देखो अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सबसे बड़ा कौन इनता हेड रहता है ना, उसे कर्ता बोलते हैं। मतलब तुम्हारे अब्बा अम्मी भाई सिस्टर 4 जने अनडिवाइडेड फैमिली है, दो तुम्हें बिजनेस कर रहे हैं तो तुम्हारे फादर उसमें कर्ता होते हैं। वही कर्ता और मैनेजर ऑफ ए अनडिवाइडेड undivided family, Hindu undivided family has been in India at least in 2 years out of 10 previous year preceding the relevant previous year। तो लास्ट में पढ़े थे हमें वही सेम 2 साल 10 साल के अंदर रहना पड़ता, वही 7 साल के अंदर रहना पड़ता, 730 दिन 7 साल में रहना पड़ता। तो सेम है पूरा, समझ सकते तुम्हें। वही उनको रेसिडेंट होने का क्या, देखो रेसिडेंट कैसा बोलते व्हेन द HUF satisfy the basic condition and both additional conditions such family is called the residential। अब तुम्हें देख सकते लास्ट में पढ़ा था मैं एनी वन बेसिक कंडीशंस एंड बोथ बे एडिशनल कंडीशन। अरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेसिक कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशंस है, तो उसे एनी वन बोले दो ताच एनी वन कई बोलते बोलो होते कोई भी रहने 21 कंडीशंस है। तो समझो द बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना और बहुत एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद उसे रेसिडेंट होता उन्हें, वही नॉट ऑर्डर रेसिडेंट बोलते। तो सेम देखो सेम बोल रहा हूँ, उसे बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता और नॉट डजंट सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशंस। सेम देखो द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता डजंट satisfy the both additional condition it is said to be non resident। वही नॉन रेसिडेंट बोले तो वो इंसान फर्स्ट अब देखो नॉन रेसिडेंट सेक्शन 230। अब इसका मतलब इसमें जब तो अलग है, ऐसा सेटिस्फैक्शन गैप ही नहीं है इसमें। जो इंसान जो कंपनी का पूरा अपना बिजनेस पूरा कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया कर रहा तो उसे नॉन रेसिडेंटल बोलते हैं। वो कंट्रोल मैनेज आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में चल रहा काम बट वो कंट्रोल आउटसाइड कर रहा। ओके BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्स्ट टर्म रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसा बनता देख लेंगे। फर्स्ट टर्म द फर्म इज सेड टू बी ए रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएशन इन इंडिया हैदर ओनली और पार्टली ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो मतलब मैं बोल रहे हैं कि जो कंपनी लास्ट यहाँ रेसिडेंट होना बोले तो लास्ट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहना पड़ता, रहकर भी वो अपने बिजनेस को फुल्ली और पार्टली कंट्रोल करना पड़ता इंडिया से ही, तभी वो रेजिडेंट इंडिया होता। और सेकेंड नॉन रेजिडेंट इंडिया बोले तो जो कंपनी बिजनेस तो हमारे इंडिया में कर रही है बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड कर रहा, तो उसे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया बोलते हैं। ओके एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ कंपनी रेसिडेंट सेक्शन 3 में आता। द फॉरेन देखो कंपनीज में 2 टाइप आते हैं, फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज। द फॉरेन इंडियन कंपनी बोल तो इंडियन कंपनी को हर बार हम ट्रीटेड एज ए रेसिडेंटल ट्रीट करते हैं, वही फॉरेन कंपनी को जो कंपनी अपनी बिजनेस को फुल्ली और पार्टली कंट्रोल इंडिया से कर रहा बोले तो उसे फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। यहाँ पढ़ भी सकते तुम्हें एंड इंडियन कंपनीज शैल ऑलवेज बी रेसिडेंट एज ए रेसिडेंट इन इंडिया। वही फॉरेन कंपनीज द फॉरेन कंपनीज इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ द बिजनेस इज फुल्ली और पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजर इन इंडिया। ओके वही हम नॉन रेसिडेंट बोले तो जो कंपनी इंडिया में रहकर बट इंडिया से कंट्रोल नहीं कर रहा अपने मैनेजमेंट को और कंट्रोल पूरा आउटसाइड से कर रहा अपने बिजनेस को बोले तो तभी उसे नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। आखिरी में आया देखो चार्ट शोइंग कंपटीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी तक तुम्हें जो पढ़े हैं ना वो सभी है, यहीं पर हेल्प हो गया। देखो ये प्रॉब्लम करते वक्त ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, ये प्रॉब्लम करते वक्त तुम्हें क्या याद रखना बोले तो इनकम कहाँ से आ रहा और कहाँ से रिसीव हो रहा, अर्निंग कहाँ से हो रही है और रिसीव कहाँ से हो रहा, तो इसे समझे बोलो तो ये लगकर तुम्हें करने तुम्हारा बाह्य हाथ का काम है पूरा है, तुम्हें आराम से कर सकते हो। जस्ट तुम्हें क्या सीखना बोले तो पैसा कहाँ से आ रहा और पैसा कहाँ कमा रहा, इतना सीखे तो ये लगकर तुम्हें आराम से बाह्य हाथ का काम है तुम्हारा करने का। तो ये लेक्का करना बोले तो जब थोड़े ये फॉर्मेट से देख लेंगे। फर्स्ट
पर्टिकुलर रेसिडेंट इंडिया, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, मैं नॉन बोले से कहीं दिख रहा। ओके, फर्स्ट इनकम अर्न एंड रिसीव इंडिया। देखो पैसा इंडिया में कमा रहा और इंडिया में रिसीव हो रहा, तो उसे 3 कॉलम में फिल करना पड़ता अमाउंट में। वही मतलब अब इंडिया में कंपनी है, कंपनी में पैसा भी यहीं से कमा रहा और पैसा रिसीव भी यहीं हो रहा, तो उसे 3 कॉलम में भरना, रेसिडेंट इंडिया, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया और नॉन रेसिडेंट में भरना पड़ता। वही इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अर्न आउटसाइड इंडिया। अब देखो इंडिया में से पैसा इंडिया में आ रहा बट कमा रहे सो आउट ऑफ इंडिया कमा रहा, तब भी 3 कॉलम में फिल करना पड़ता अमाउंट का में। वही सेकंड पॉइंट है, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब देखो इंडिया में कमा रहा, इंडिया में तो कमा रहा बट रिसीव कहाँ हो रहा, आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा, तो हमें 3 कॉलम में भरना। समझो पैसा कमा रहा इंडिया में, कमा रहा भी रिसीव हो रहा इंडिया में हो रहा। ओके, तब भी 3 कॉलम, इंडिया में कमा रहा बाहर रिसीव हो रहा बोलो तब भी 3 कॉलम, बाहर कमा रहा इंडिया में रिसीव हो रहा बोलो तब भी 3 कॉलम। याद रख लिए, ईजी है पूरा, क्या उतना डिफिकल्ट भी नहीं दिख रहा तुम्हारे को। वही इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब आउट ऑफ इंडिया में तो बिजनेस से प्रोफेशन से कमाए बाद जो अर्निंग रिसीविंग वही हो रहा, तो तभी 1 कॉलम में आता। वही सेकेंड लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ समझ, इनकम अर्न रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया अदर देन प्रोफेशनल बिजनेस। देखो प्रोफेशन से बिजनेस से आ रहा तो भी 21 कॉलम, नहीं आ रहा तो भी 21 कॉलम में भरना पड़ता तुम्हें अमाउंट को। फॉर एग्जांपल ये इसके वास्ते हम एग्जांपल एग्रीकल्चर देख सकते हैं। अब पाकिस्तान या कनाडा में एग्रीकल्चर से इनकम अर्निंग रिसीव हो रहा बोले तो भी 21 कॉलम में भरना पड़ता अमाउंट। वही फिफ्थ पॉइंट, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशंस एंड कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया। अब देखो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में अर्निंग और रिसीविंग वही हो रहा, बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा, इंडिया में से हो रहा, तब 2 कॉलम में भरना पड़ता। पूरा फॉर्मेट छोटे शॉर्ट में याद करा तुम। देखो इनकम रिसीव हो रहा इंडिया तो भी 3 कॉलम, इंडिया में अर्निंग हो रहा, आउटसाइड रिसीविंग हो रहा बोले तो 3 कॉलम, आउटसाइड अर्निंग हो रहा है इंडिया में रिसीव हो रहा बोले तो 3 कॉलम। वही बिजनेस और प्रोफेशन से आउटसाइड में इनकम अर्निंग और रिसीव हो रहा बोले तो 21 कॉलम। वही बिजनेस रिसीव एंड अर्निंग एंड रिसीविंग फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन अदर देन प्रोफेशन बोले तो भी 21 कॉलम, वो भी रेसिडेंट में। फिर वो 21 कॉलम बहुत फिर इससे इधर में भरे गए, रेसिडेंट कॉलम में सिर्फ भरना पड़ता। वही इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड हो रहा बट कंट्रोल इंडिया में हो रहा बोलते तो 2 कॉलम आते हैं। कौन से कॉलम, रेसिडेंट इंडिया और सेकेंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भरना पड़ता। देख लिए, मतलब कोई तुम्हारे को मैं PDF की तरह दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में है लिंक रहता है, उसमें जाकर देख सकते हो, तुम्हें पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई लिखने का वेस्ट टाइम ना करो, जस्ट बस सीखो। और आखिरी में नॉन टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम। वही फर्स्ट हम कौन से एग्जेम्प्टेड, फर्स्ट पॉइंट देखो, इमीडिएट्स एंड ब्राउट ब्राउट इनटू इंडियन शेल नॉट बी टैक्सेबल इंडिया। फॉर एग्जांपल आउटसाइड से एक बिजनेस था, आउटसाइड में एक कंपनी थी, वो इंडिया में आया तो आए बाद उसके लास्ट ईयर के अर्निंग के ऊपर हम टैक्स नहीं डाल सकते। क्यों बोले तो वो अपने देश में इनकम टैक्स को पे करके ऑलरेडी पे कर रहा था, तो हमारे इंडिया में नहीं डाल सकते उसे। तो डाल सकते कब बोले तो इंडिया में आपको करेंट ईयर पास हुए बाद, तो 1 साल रहने के बाद तब उसके ऊपर डाल सकते हैं। उन्हें आया तो नहीं डाल सकते, आया सडनली 1 साल में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो उसकी प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर टैक्स डाला तो इलीगल मतलब डाल भी नहीं सकते, समझे। डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी इज फुली एग्जेम्प्टेड। इंडियन कंपनी से डिविडेंड आए तो उसे हम कोई किसी भी तरह से टैक्स नहीं कर सकते, उसे एग्जेम्प्टेड होता हमारे को। पास्ट ईयर फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया इज़ नॉट बी टैक्सेबल इन द करेंट ईयर। अब देखो इंडियन कंपनी आउट ऑफ कंट्री की कंपनियाँ हमारे इंडिया का करते हैं, इंडिया के उनकी कंपनी के इनकम आया था उसके ऊपर हम टैक्स नहीं डाल सकते, वो भी करेंट ईयर में। अब लास्ट ईयर आया तो ये साल में उसके ऊपर टैक्स नहीं डाल सकते, समझो। वही इंटरेस्ट ऑन द पोस्ट ऑफिस saving bank account is exempted up to 3,500 for an individual and joint account 7,000 per annum under section 10(15) में आता।
मतलब एक इंसान सेम पोस्ट ऑफिस में सेम बैंक अकाउंट में 3,500 तक साल भर इंटरेस्ट ले सकता। वही 3,500 की जस्ट एक ऊपर भी इंक्रीज हुआ बोल तो उसे टैक्स पे करना पड़ता। तो समझो 3,500 एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, तुम्हारे को समझो तुम्हारे फैमिली में तुम एक जने हैं, तुम्हारे को इंडिया पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, तो तुम्हारे को 3 साल को 3,500 तक इंटरेस्ट मिलता। वही एक्स्ट्रा हुआ बोलो तो तब तुम्हारे को टैक्स पे करना पड़ता। 3,500 तक तुम्हारे किसी भी तरह का टैक्स पे करना नहीं पड़ता। वही तुम और तुम्हारे फैमिली अम्मी अब्बा साथ तुम्हें अकाउंट से जॉइंट अकाउंट खोले तो पर annum के 7,000 तक किसी भी तरह का एग्जाम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वही 7,000 के ऊपर हुआ बोले तो उसे टैक्स पे करना पड़ता। ओके। और सेकंड पॉइंट, रिसिप्ट फ्रॉम द HUF Hindu undivided family is fully exempted under section 10(2). इनकम फ्रॉम द फुली अनडिवाइडेड फैमिली को वो एग्जेम्प्टेड होता। वही इनकम फ्रॉम द यूटीआई देखो तुम्हें सोचो यूटीआई क्या है बोल को इंटरनेट में सर्च करो तभी तुम्हारे को पता होता। उससे आए सो इनकम भी वो एग्जेम्प्टेड होता। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड। अब तो इंडिया में एग्रीकल्चर से इनकम आ रहा बोलते उसे एग्जेम्प्टेड होता। वो उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स पेएबल नहीं रहता। वही गिफ्ट रिसीव्ड इन एग्जेम्प्टेड। अब देखो गिफ्ट रिसीव्ड इन एग्जेम्प्टेड बहुत मतलब थोड़ा समझो, यहाँ एक जरा रूल्स एंड कंडीशंस हैं। मतलब तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारे को गिफ्ट दिए बोले तो 50,000 के अंदर दिए बोले तो वो एग्जेम्प्टेड होता। वही तुम्हारी फैमिली वाले 50,000 के ऊपर से गिफ्ट ऊपर का रेट का गिफ्ट दिया बोलो तो उसके ऊपर टैक्स पे करना कंपलसरी पड़ता। वही तुम्हारे फ्रेंड्स दिए तुम्हारे फ्रेंड्स 50,000 के अंदर दिए बोलते तो उसके ऊपर टैक्स पे करना कंपलसरी पड़ता। वही सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द VNO मैं बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी जो मिलता है ना इंसान को, जो उसके अंदर कंपनी में काम करता, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहता है वो इंसान को सैलरी भी रहता है, उसके ऊपर भी किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो भी एग्जेम्प्टेड होता। ओके। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। एंड थैंक यू। मुझे एक डाउट था कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं कि